नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम वॉइड एग्रीमेंट पार्ट 2 को देखने वाले हैं और इस लेक्चर में हम वॉइड एग्रीमेंट के दो सेक्शन को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। केस लॉज के साथ इसे पढ़ेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में समझने वाले हैं इसे। वॉइड एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मेनली जो है सेक्शन नंबर 25 से 30 तक दिया गया है। इसके अलावा भी अन्य सेक्शंस हैं जिसमें वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है, परंतु हमारे इस लेक्चर सीरीज में जो है हमने 25 और 26 को कवर कर लिया है। आज हम 27 और 28 पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों धाराओं में क्या बातें कही गई हैं। और कानून के शब्द थोड़े से कठिन हैं जिसको हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि मैंने अध्ययन किया और मैंने यह पाया कि संविदा अधिनियम जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है और फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट अभी लॉ सीखने वाला होता है, सीख रहा होता है, तो बहुत सारे छात्रों को इसमें कठिनाइयां होती हैं। तो उनकी कठिनाइयों को देखते हुए मैंने जो है इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि समझाने के साथ साथ इसको याद भी मैं करवा पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि आप को फायदा तभी होता है जब आपको चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि आप परीक्षा हॉल में उन्हीं चीजों को लिख पाते हैं, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम हो या यूनिवर्सिटीज का एग्जाम हो, जो चीजें आपको याद होती हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सेक्शन 27 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 27 जो है वो बताता है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो किसी ट्रेड को, कॉमर्स को, जो किसी बिजनेस को, और वो बिजनेस विधिपूर्ण हो, विधि विरुद्ध नहीं हो, विधिपूर्ण हो, ऐसे व्यापार को अगर बाधा पहुंचाती है, डिस्टर्ब करती है, ट्रबल पहुंचाती है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसे कानून द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त होता, उसे आप लागू नहीं करवा सकते हैं। तो सेक्शन 27 में यह बात लिखी गई है कि प्रत्येक करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार के विधिपूर्ण व्यवसाय या कारोबार करने में अवरुद्ध होता है, अवरोध के विस्तार तक शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण करार शून्य नहीं होता है। करार का जो पार्ट है ना, अवरोध करता है कोई भी विधिपूर्ण व्यवसाय करने में, सिर्फ और सिर्फ करार का वह भाग जो है वो शून्य हो जाता है। हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें राइट दे रखा है आर्टिकल 19(1) के तहत कि हम अपनी पसंद का कोई भी व्यापार कर सकते हैं, पेशा कर सकते हैं, अतः हमको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको वंचित करने का कोई एग्रीमेंट भी आप करते हैं तो संविदा विधि इसे निरस्त कर देती है, इसे वॉइड घोषित कर देती है, इसे विधिक संरक्षण नहीं देती है। तो सेक्शन 27 में यही छोटी सी बात कही गई है और बहुत सरल शब्दों में कही गई है कि कोई भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं और वो किसी भी विधिपूर्ण व्यवसाय को बाधा पहुंचाती है, तो एग्रीमेंट का वह पार्ट या तो संपूर्ण एग्रीमेंट अगर बाधा पहुंचाता है तो संपूर्ण एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, और एग्रीमेंट का कोई पार्ट बाधा पहुंचाता है तो वह पार्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉज हैं। केस लॉज तो एक एक सेक्शन पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ लीडिंग केस लॉज पढ़ने होते हैं और एक दो केस लॉज ही जरूरी होते हैं, क्योंकि आप केस लॉज की लिस्ट बना के रखने से कोई फायदा होता नहीं है। एग्जाम में समय बहुत कम होता है और सारे केस लॉज को नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने बहुत ही लीडिंग केसेस को चुना है और आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये सारे एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटीज एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो सेक्शन 27 का एक बहुत ही लीडिंग केस है मधुब चंद्र बनाम राजकुमार। ये 1874 का केस है, मधुब चंद्र बनाम राजकुमार। ये व्यापार का अवरोधक करार शून्य होता है से संबंधित केस है और इसमें हुआ क्या था कि वादी जो है, प्रतिवादी और वादी दोनों, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है, दोनों एक ही मोहल्ले में एक ही तरह का कारोबार करते थे।
सपोज करिए कि दोनों कंघी का कारोबार करते हैं, दोनों दूध व्यवसायी हैं, जो भी है, एक ही तरह का कारोबार करते थे। प्रतिवादी ने वादी से यह करार किया प्रतिवादी ने वादी से यह करार किया कि यदि वादी अपनी दुकान उस मोहल्ले से हटा दे तो वह कुछ धन देगा। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप बताइए कि यहाँ पे ये इस एग्रीमेंट को लॉ द्वारा प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगा। प्रतिवादी ने वादी से यह करार किया कि यदि वादी अपनी दुकान उस मोहल्ले से हटा दे तो वह कुछ धन देगा बदले में। वादी ने मोहल्ले से दुकान हटा दिया तथा वो धन की मांग करने लगा, परंतु प्रतिवादी ने धन देने से मना कर दिया। अब वादी ने जो है वो वाद स्टार्ट किया कोर्ट में। न्यायालय ने करार को जो है एग्रीमेंट को सेक्शन 27 के अंतर्गत वॉइड डिक्लेयर कर दिया। हालांकि इस वाद में अवरोध जो है वो आंशिक ही था, पार्शियली डिस्टर्ब किया गया था, संपूर्ण रूप से अवरोध नहीं था। मतलब करार यह नहीं था कि आप अपनी बिजनेस को बंद कर दीजिए, बस आप अपनी बिजनेस को जो है यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए कहीं और बदले में मैं आपको कुछ राशि दूंगा। उसने शिफ्ट कर दिया लेकिन राशि नहीं दी गई। राशि न देने पे उसने वाद शुरू किया। न्यायालय ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, कोई रेमेडी नहीं दी, पार्शियली ही डिस्टर्ब किया गया था बिजनेस को, लेकिन फिर भी न्यायालय द्वारा कोई भी रिलीफ नहीं मिला। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है और उस केस का नाम है नॉर्दर्न फेल्ट बनाम मैक्सिम नॉर्दर्न फेल्ट गन कंपनी। ये 1894 का वाद है। नॉर्दर्न फेल्ट बनाम मैक्सिम नॉर्दर्न फेल्ट गन कंपनी। इस मामले में यह जजमेंट था कि व्यापार में अवरोध पैदा करने वाले करारों को शून्य घोषित किए जाने से पूर्व अवरोध की युक्तियुक्तता का परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। मतलब हमेशा जो भी करार को शून्य किया जा रहा है, यह मानते हुए कि यह व्यापार में जो है अवरोध कारित कर रहा है, तो उसके रीजनेबलनेस का एग्जामिन कर लेना चाहिए कि उसकी युक्तियुक्तता क्या है, कितना रीजनेबल है वो। परीक्षण में मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह पक्षकारों और जनहित में युक्तियुक्त है या नहीं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करिए कि यदि दो पड़ोसी भूस्वामी हैं और वो मतलब करार करते हैं कि दोनों अपनी भूमि पर एक ही दिन पशुओं के विक्रय का बाजार नहीं लगाएंगे, अल्टरनेट डे करके लगाएंगे या फिर जो भी समयावधि निश्चित करते हैं 10 दिन के गैप में लगाएंगे। तो अब सपोज करिए एक पड़ोसी जो है दूसरे पड़ोसी के व्यापार का यहाँ पे अवरोध कर रहा है कि इस दिन मैं लगाऊंगा तो तुम नहीं लगाना और तुम लगाओगे तो मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी ये पक्षकारों के लिए जनहित में है, पक्षकारों के हित में है, तो यह करार जो है वो मान्य है, शून्य नहीं होगा। यह बात बताई गई थी नॉर्दर्न फेल्ट बनाम मैक्सिम नॉर्दर्न फेल्ट गन कंपनी के वाद में। अब इस सेक्शन 27 के कुछ अपवाद भी हैं जिसे एक एक करके हम देख लेते हैं। 3-4 अपवाद हैं, इसे याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार अपवाद से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला अपवाद है गुडविल बेचने का करार। गुडविल का मतलब है नाम इन द सेंस की कंपनी ने जो मार्केट में अपना नाम बनाया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कंपनी के गुडविल बेचने का किसी से करार करता है और वह यह कहता है कि बदले में, सपोज मैं अपनी गुडविल आपसे बेच रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि इसके बदले आप ये बिजनेस जब तक करेंगे तब तक मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, उस अवधि तक, और एक निश्चित सीमा के भीतर वो बिजनेस नहीं करूंगा, तो यह करार जो है वो व्यापार का अवरोधक होने के बावजूद भी अपवाद में आता है और यह विधि द्वारा प्रोटेक्टेड है, यह वॉइड एग्रीमेंट नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है। सपोज करिए कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं मुकेश अंबानी और वो अपना गुडविल मतलब रिलायंस नाम को जो है वो सेल कर देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं और पुनः रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ही फिर से नया उसी तरह का कारोबार शुरू कर लेते हैं। तो ये कंपटीशन उन्होंने खुद जिसे बेचा उसी को दे डाला, तो उसको उसका प्रॉफिट जो है डिफीट हो जाएगा। इसलिए यह कहा गया है कि अगर आप गुडविल बेचते हैं तो आप उस बिजनेस को करने से एग्जम्प्टेड हो जाएंगे, आप उस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे और ये बिजनेस मतलब व्यापार का अवरोधक करार होने के बावजूद भी ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा।
तो ये पहला अपवाद है कि गुडविल बेचने का करार आप करिए, ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन है 27 का कि यदि कोई नौकर है, सर्वेंट है या कोई स्टाफ कर्मचारी है और वो अपने मालिक से ये करार करता है कि एक निश्चित समयावधि तक, उदाहरण के लिए 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक केवल और केवल उसी की सेवा में रहेगा, अपने स्वामी की सेवा में रहेगा, उस दौरान किसी अन्य की सेवा में नहीं रहेगा, तो यह भी सेक्शन 27 के सेकंड नंबर अपवाद में आता है और यह भी वॉइड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। तीसरा एक्सेप्शन है कि एक समान कारोबार, यदि सपोज करिए कि 2-3 लोग हैं, एक तरह का कारोबार कर रहे हैं, चाय बनाने का काम करते हैं या फिर मोटर व्हीकल बनाने का काम करते हैं, और वो 2-3 लोग आपस में ये करार कर लेते हैं कि हम जो है जितना भी प्रॉफिट आएगा उसे एक फंड में रखेंगे और आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इस तरह का भी एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, जब तक कि इस एग्रीमेंट से जो है वो मोनोपोली क्रिएट करने की विल ना हो, वो बाजार पे एक अधिकार करने का आशय नहीं रखते हो, तब तक ऐसा एग्रीमेंट जो है वैलिड है, वॉइड नहीं है। यह सेक्शन 27 का तीसरा नंबर अपवाद था। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपवाद है सोलस एग्रीमेंट, जिसे हम एकाकी समव्यवहार कहते हैं। एकाकी समव्यवहार समझते हैं कि क्या होता है, तो यदि कोई विक्रेता जो है या निर्माता, सेलर या प्रोड्यूसर किसी क्रेता से करार करता है कि वह अपने द्वारा निर्मित तथा उत्पादित माल केवल उसी क्रेता को बेचेगा, तो ऐसे करार को जो है हम सोलस एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ऐसा एग्रीमेंट अगर मोनोपोली स्टेब्लिश करने के लिए है या फिर बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए है, एकाधिकार स्थापित करना हो या बहुत लंबी अवधि के लिए हो, तो इसे वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है, अन्यथा यह भी एक्सेप्शन में आ जाता है और इसे वैलिड एग्रीमेंट मानते हैं। इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है शेख कालू बनाम राम रसन का। शेख कालू बनाम राम रसन का मामला है। इस मामला में हुआ यह था कि पटना शहर में सभी कंघियां बनाने वाली कंपनियों के साथ करार किया गया था कि अपने जीवन काल में वे जितनी भी कंघियां बनाएंगी, वे सभी कंघियां उसको देंगी या उसके उत्तराधिकारी को देंगी। न्यायालय ने इस करार को शून्य ठहरा दिया क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो मार्केट में मोनोपोली स्थापित करना था, एकाधिकार स्थापित करना था, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोली, इन सबको प्रोहिबिट किया गया है। आप मार्केट में अकेले नहीं हो सकते हैं, एकाधिकार नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार सेक्शन 27 कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं और उसके इम्पोर्टेंट क्वांटम्स को बता देता हूं। सेक्शन 27 में यह बताया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं जो किसी ट्रेड को, बिजनेस को रोकने का काम करता है, तो वो एग्रीमेंट पूर्णतः या अंशतः वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। 2 लीडिंग केसेस हमने डील किए थे, मधुब चंद्र वर्सेस राजकुमार और नॉर्दर्न फेल्ड वर्सेस मैक्सिम नॉर्दर्न फेल्ड गन कंपनी। फिर हमने 4 अपवाद देखे थे। एक हमने देखा था गुडविल बेचने का करार करते हैं तो वो वैलिड है। नौकर या कर्मचारी अपने मालिक से किसी निश्चित अवधि के लिए उनकी सेवा में रहने का करार करता है तो वह भी वैलिड है। एक समान कारोबार यदि आप करते हैं और उसमें आप सब करार करते हैं कि हम एक समान प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो भी जो है वैलिड एग्रीमेंट है। और अगर सोलस एग्रीमेंट है तो वो भी वैलिड एग्रीमेंट है, वॉइड नहीं है। सोलस एग्रीमेंट का बाद हमने देखा था शेख कालू वर्सेस राम रसन। अब सेक्शन 28 को देखते हैं। तो सेक्शन 28 में यह बताया गया है कि कोई भी करार, जैसे वहां पे कोई भी करार व्यापार में बाधक था, उसी तरह यहाँ पे कोई भी करार जो है सेक्शन 28 में अगर लीगल प्रोसीडिंग को रोकता है, विधिक कार्रवाई करने से वंचित करता है, तो वह करार शून्य होगा। सेक्शन 28 में 2 बातें बताई गई हैं। सेक्शन 28 में पहली बात ये बताई गई है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है तो दोनों पक्षकारों के बीच उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने का, इन्फोर्स कराने का जो है राइट्स मिला होता है, कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो यदि कोई भी ऐसा करार जो कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट को किसी भी राइट को इन्फोर्स कराने से रोकती हैं पार्टीज को, मतलब हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर लें जो कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट राइट्स को
इन्फोर्स कराने से कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज को रोकती हैं, तो वह करार जो है वो वॉइड होगा, वह एग्रीमेंट वॉइड होगा। और दूसरा इसमें पार्ट यह बताता है सेक्शन 28 का कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे सूट फाइल करने की एक समयावधि होती है, एक पीरियड होता है। सपोज करिए कि संविदा के ब्रीच होने पर 2 साल के भीतर, 3 महीने के भीतर कुछ भी समयावधि निश्चित है लिमिटेशन एक्ट के द्वारा, और उस समयावधि को कम करने के लिए कोई करार किया जा रहा है। जैसे संविदा के खंडन होने पर 2 महीने के भीतर कोई सूट फाइल कर सकते हैं हम कोर्ट में, और कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके कि संविदा टूटने के 15 दिन के भीतर अगर आप सूट फाइल नहीं करेंगे तो सूट फाइल करने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई करार हमने कर दिया तो सेक्शन 28 के दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग यह जो है वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, यह एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाता है। दो बातें थी, एक में है कि संविदा द्वारा जो भी अधिकार मिला है उनका प्रवर्तन कराने से रोकने वाला करार जो है वो शून्य हो जाता है, और दूसरा है कि हमें संविदा का प्रवर्तन, संविदा के खंडन के पश्चात कोर्ट में जाने के लिए जो समयावधि मिली हुई है उसमें कटौती करने वाला एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है। इस पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 2 केसेस हम देखेंगे। पहला केस है दिल्ली बोटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस टाइम्स गारंटी फाइनेंशियल लिमिटेड। दिल्ली बोटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस टाइम्स गारंटी फाइनेंशियल लिमिटेड, ये 2003 का मामला है। इसमें कलकत्ता में एक क्लब था और क्लब में एक नियम बनाया गया था कि क्लब के इलेक्शन होंगे और इलेक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आप खड़ा नहीं कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो कोर्ट ने इसे जो है वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया, आप लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हैं इस एग्रीमेंट के द्वारा। दूसरा केस है कि तपस मजूमदार वर्सेस प्रणव दास गुप्ता का मामला है। तपस मजूमदार वर्सेस प्रणव दास गुप्ता, 2006 का ये मामला है। इसमें यह बताया गया कि यदि 2 कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है आपके मामले को सुनने का, एक सपोज करिए मुंबई कोर्ट को और एक दिल्ली कोर्ट को, तो ये पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के वो वॉलेंटरली जो चाहे जिस कोर्ट में वो अपना मामला ले जा सकते हैं। तो सेक्शन 28 में हमने देखा 2 बातें, यदि संविदा द्वारा प्राप्त अधिकार को प्रवर्तन कराने से रोकने के लिए कोई करार किया गया है तो वो जो है वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, और यदि संविदा के खंडन के पश्चात वाद दायर करने की समयावधि कम करने के लिए कोई करार किया जाता है तो वो शून्य हो जाता है। इस सेक्शन 28 के भी 2 अपवाद हैं। पहले अपवाद में यह बताया गया है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप कर सकते हैं जिसमें कोई मामला फ्यूचर में आए, संविदा के अंतर्गत कोई विवाद उत्पन्न हो, तो आप कोर्ट न जाके आर्बिट्रेशन में चले जाएं, माध्यस्थम में चले जाएं, तो यह एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड नहीं होगा। अर्थात आप अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि हमारे बीच अगर कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न होगा तो हम कोर्ट न जाके आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे अपने मामले के निपटारे के लिए। तो चूंकि आर्बिट्रेशन का अवार्ड आने के बाद आप कोर्ट का दरवाजा खुला होता है, उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं, फाइनली कोर्ट को नहीं रोका गया है। तो इसलिए अब फर्स्ट एक्सेप्शन में यह बताया गया है कि आप कोर्ट न जाके अगर आर्बिट्रेटर के पास जाने का कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो यह विधि का अवरोधक नहीं माना जाएगा और इसे जो है वॉइड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, ये एग्रीमेंट वैलिड है। दूसरा एक्सेप्शन ये बताया गया, पहले एक्सेप्शन में बताया गया है कि भविष्य में कोई विवाद हो, दूसरे एक्सेप्शन में ये बताया गया है कि वर्तमान में कोई विवाद है, संविदा के अंतर्गत कोई विवाद उत्पन्न हो चुका है और तब आपने कोई एग्रीमेंट किया कि अब जो है हम किसी आर्बिट्रेटर के पास अपने मामले को रिजॉल्व करा लेते हैं। तो यह भी करार जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का देखा जाए तो एक तरह से अवरोधक है, क्योंकि आप आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन फाइनली आप कोर्ट के पास आर्बिट्रेटर के अवार्ड को लेकर जा सकते हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इसे एग्जम्प्टेड कर दिया गया है, इस एक्सेप्शन में इसे रखा गया है कि 2 एक्सेप्शन मैंने बताए, पहले में कि कोई फ्यूचर डिस्प्यूट है जो आने वाला है उसके लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो वह भी जो है वो वैलिड है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं है। और दूसरे एक्सेप्शन के अंतर्गत फ्यूचर डिस्प्यूट नहीं है, प्रेजेंट डिस्प्यूट है, अभी जो विवाद चल रहा है उसके लिए आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि हम कोर्ट में ना जाके आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो ऐसा भी एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता है। तो आई होप कि मैं इस बात को समझा पाया हूं और आपको समझ आ गया है। तो
आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसके बचे हुए पार्ट्स के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।